नमस्कार दोस्तों। एशिया में ताकत का समीकरण जिस तेजी से बदल रहा है उसे देखकर पूरे रीजन की राजनीति भी बदलती नजर आने लगी है। और इसी बदलाव के बीच भारत ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ एक कल्पना माना जाता था, क्योंकि पहली बार भारत को एशिया की पावर रैंकिंग में मेजर पावर के रूप में रखा गया है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह रैंकिंग सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि असल क्षमता और प्रभाव को मापकर तैयार की जाती। इसी वजह से जब 2025 की एशिया पावर रैंकिंग सामने आई तो दुनिया का ध्यान सीधे भारत पर जाकर टिक गया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एशिया में कौन कितना ताकतवर है यह सिर्फ जमीन या जनसंख्या देखकर तय नहीं किया गया, बल्कि 8 अलग अलग पैरामीटर्स पर सभी देशों को परखा गया और उसके बाद यह ओवरऑल रैंकिंग सामने आई और इसमें भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका को नंबर 1 और चीन को नंबर 2 पर रखा गया है। कई लोग यह सवाल जरूर पूछते हैं कि अमेरिका एशिया का देश नहीं है, फिर वह इस रैंकिंग का हिस्सा कैसे बन गया? तो इसका कारण यह है कि यह रैंकिंग भौगोलिक नहीं बल्कि प्रभाव वाली रैंकिंग है और अमेरिका का प्रभाव एशिया में इतना विशाल है कि उसे बाहर रखना नामुमकिन है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस खास वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर देखिए, अमेरिका को कुल 80 पॉइंट मिलते हैं और चीन को 73, जबकि भारत को 40 पॉइंट मिले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने जापान, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है और यह एक बड़ा बदलाव है। जबकि पाकिस्तान, जिसे खुद को बड़ा पावरफुल बताने का शौक है, वह 16वें नंबर पर आया है, सिर्फ 14 पॉइंट लेकर। इतना ही नहीं, लोवी इंस्टीट्यूट ने तो पाकिस्तान को ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों से भी कमजोर बताया है। यहां तक कि उसे उत्तर कोरिया और ब्रुनेई की कैटेगरी में रखा गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह देश सिर्फ बोलता ज्यादा है और प्रभाव बहुत कम रखता है। यह रैंकिंग केवल मिलिट्री पावर पर आधारित नहीं है, बल्कि एक देश की आर्थिक क्षमता, उसकी कूटनीति, उसकी सॉफ्ट पावर और उसकी रणनीतिक क्षमता सबको शामिल करके बनाई गई है। और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे विश्वसनीय रैंकिंग माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल हथियार गिनने से आगे बढ़कर असल स्थिति दिखाती है, जैसे कि हाल के वर्षों में किस देश का प्रभाव किस संघर्ष में कितना दिखा, किसके पास आगे की सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं और कौन सा देश अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कितनी बड़ी रणनीति तैयार कर सकता है। इन सभी बिंदुओं को जोड़कर यह रैंकिंग तैयार होती है। इसी रैंकिंग के अंदर कई छोटी छोटी रैंकिंग भी दी गई है, ताकि यह पता चल सके कि किस देश की ताकत असल में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखती है। इसलिए अब आगे बढ़कर हम यह भी समझेंगे कि हथियारों के मामले में कौन आगे है, किसके पास सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है और किन देशों की मिलिट्री टैक्टिक्स बाकी देशों को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि यही वो जानकारी है जो इस रैंकिंग को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अब अगर हम बात करें एडवांस वेपन सिस्टम की, तो यहां भी तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है, क्योंकि हथियारों की तकनीक और उनकी क्वालिटी किसी भी देश की वास्तविक शक्ति दिखाती है। और इसी आधार पर जब देशों को परखा गया तो अमेरिका को 100 में से 94 पॉइंट मिले, जो ये दिखाते हैं कि उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर कैरियर तक हर तरह की हाई एंड क्षमता मौजूद है। चीन को 70 पॉइंट मिले हैं और वो यहां दूसरे नंबर पर है, क्योंकि उसने पिछले एक दशक में अपने हथियारों को बहुत तेजी से मॉडर्न बनाया है। तीसरे नंबर पर रूस आता है, उसे 45 पॉइंट मिले हैं और यह इसलिए क्योंकि रूस के पास अभी भी कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो दुनिया के पास कम है। खासकर मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम के मामले में चौथे नंबर पर भारत आता है, लगभग 30 पॉइंट के साथ। और लोवी इंस्टीट्यूट ने साफ लिखा है कि भारत की नौसेना और थल सेना के पास बेहद मजबूत हथियार मौजूद है, लेकिन वायुसेना अभी अन्य देशों के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। इसी वजह से भारत यहां रूस से थोड़ा पीछे रह गया है।
हालांकि भारत की एडवांस मिसाइलें और स्वदेशी प्रोजेक्ट इस गैप को तेजी से कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति यहां भी कमजोर है क्योंकि वह मुश्किल से 14 पॉइंट ले पाया है, जो भारत के आधे से भी कम है। और यही नहीं, वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश इससे भी आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का मिलिट्री प्लेटफॉर्म पुराना है और वह तकनीक के मामले में बेहद पीछे है, और यह अंतर आने वाले समय में और बढ़ेगा क्योंकि भारत लगातार नए स्वदेशी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। अब बात आती है सिग्नेचर कैपेबिलिटी की, जिसे समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यह वही क्षमता है जो किसी देश को युद्ध में खास बढ़त दिलाती है। जैसे अमेरिका की सिग्नेचर ताकत है, उसके स्टेल्थ बम्बर्स, उसके ड्रोन और उसके न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये वे हथियार हैं जो उसे युद्ध में एक अलग बढ़त देते हैं। चीन की सिग्नेचर ताकत, उसके साइबर वेपन, उसकी एंटी सैटेलाइट मिसाइलें और सबसे बड़ी नेवी है जिसका संख्या बल आज के समय में दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। रूस को यहां 68 पॉइंट मिले हैं और वह तीसरे नंबर पर है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका न्यूक्लियर आर्सनल है जिसकी रेंज और संख्या दोनों ही काफी बड़ी है। इसके अलावा रूस की हाइपरसोनिक क्षमता भी ऐसी है जिसका मुकाबला फिलहाल कोई देश नहीं कर पा रहा। भारत को यहां लगभग 36 पॉइंट मिले हैं और पिछले साल से 4 पॉइंट बढ़े हैं, और इसका मुख्य कारण है भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन और भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइलें, जो भारत को युद्ध में एक अलग एडवांटेज देती हैं। वहीं पाकिस्तान को यहां भी टॉप 10 से बाहर रखा गया है और उसे सिर्फ 23 पॉइंट मिले हैं, जो ताइवान और उत्तर कोरिया से भी कम है। अब आगे की सबसे साथ महत्वपूर्ण रैंकिंग मिलिट्री पोस्चर की है, जिसने भारत को पहली बार मिडिल पावर से उठाकर मेजर पावर की कैटेगरी में पहुंचाया है। और यही रैंकिंग असल में भारत की तेजी और उसकी युद्ध क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण देती है। एशियन मिलिट्री पोस्चर वो पैरामीटर है जो यह तय करता है कि किसी देश की सेना कितनी तेजी से किसी भी मोर्चे पर तैनात हो सकती है और कितने लंबे समय तक बिना रुके युद्ध लड़ने की क्षमता रखती है। और इसी वजह से यह पैरामीटर पूरे रैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि असली शक्ति वही देश दिखाता है जो खुद को लंबे समय तक युद्ध के दबाव में संभाल सके। और चीन यहां नंबर 1 पर आता है। उसे 100 में से 100 पॉइंट दिए गए, जिसका मतलब है कि उसकी सेना बहुत बड़े स्तर पर और बहुत तेजी से तैनात हो सकती है और लंबे समय तक लड़ सकती है। भारत को इस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है और उसे 100 में से 93 पॉइंट दिए गए हैं, और यह बात अपने आप में भारत की असली शक्ति को उजागर करती है, क्योंकि भारत ने यहां अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे 90 पॉइंट मिले हैं। रूस चौथे स्थान पर है और उसके 84 पॉइंट हैं। पाकिस्तान इस रैंकिंग में भी टॉप 10 तक नहीं पहुंच पाया और उसे 11वां स्थान मिला है और उसके सिर्फ 48 पॉइंट आए हैं, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि जमीन पर उसकी वास्तविक क्षमता कितनी कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एशिया में कभी भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले और सबसे तेज जिस देश की सेना मैदान में उतर सकती है वो है भारत और चीन। और लंबे समय तक बिना थके लगातार लड़ सकने की क्षमता भी इन दोनों देशों के पास एक 100% है, और यही वो क्षमता है जिसने भारत को मिडिल पावर से उठाकर सीधे मेजर पावर की कैटेगरी में पहुंचा दिया है। और अगर इस लिस्ट से अमेरिका को हटा दिया जाए तो भारत और चीन संयुक्त रूप से एशिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर देश दिखाई देते हैं। यह पूरी रैंकिंग दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक स्थिर और मजबूत सैन्य और कूटनीतिक ताकत बन चुका है, जिसकी तुलना अब जापान या दक्षिण कोरिया जैसे देशों से नहीं बल्कि चीन
और अमेरिका जैसे देशों से की जा रही है। अब आप बताइए कि आपको यह रैंकिंग कैसी लगी? क्या यह भारत की असली ताकत को दर्शाती है या इसमें कुछ कमियां हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।